हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब देखिए बेटा, हमारे पास में रेजिस्टिविटी का एक बेसिक फार्मूला होता है m/n² टाउ। अब यहाँ पे ये जो टाउ है बेटा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, जो मेरा टाउ है दैट डिक्रीजेज, और जैसे बेटा मेरा टाउ डिक्रीज करेगा वैसे ही रेजिस्टिविटी इस वाले फार्मूला से, बिकॉज यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। जैसे ही टाउ डिक्रीज होगा रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है। अब देखो बेटा, ये सब मैंने बात की मेटल्स के लिए, मेटल्स बोल लो या यू कैन से फॉर कंडक्टर्स। अब ऐसा क्यों? देखो बेटा, अगर हमारे पास में सेमी कंडक्टर होगा ना, अगर हमारे पास में जो मटेरियल है दैट इज सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में बेटा क्या होता है, जो एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी चेंज करता है विद द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। और अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाउ चेंज नहीं करता, बेटा टाउ भी चेंज करता है, लेकिन जो हमारे पास में एन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट मात्रा में चेंज करता है। देखो, मेटल के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो खाली टाउ क्या होगा, खाली टाउ डिक्रीज होगा। जो आपका एन है, जो आपका एन है, एन विल रिमेन सेम अगर आपका मेटल है। तो अगर आपका बेटा सेमी कंडक्टर है तो जैसे ही आप बढ़ाओगे टेम्परेचर, ठीक है, ये बात ठीक है कि जो टाउ होगा टाउ विल डिक्रीज। और जो बेटा आपका एन है ना, एन इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज कि ये जो टाउ वाला इफेक्ट है डिक्रीज होने वाला, ये नेगलेक्ट हो जाता है। दिस इज़ नेगलेक्टेड, दिस इज़ नेगलेक्टेड बिकॉज बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है इन द कंपैरिजन टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन थोड़ा सा चेंज होगा और जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा चेंज कर जाएगी। इसलिए जब भी बात होगी सेमी कंडक्टर्स की, बेटा हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम टाउ को देखेंगे नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज जो नेट रिजल्ट आएगा टोटल लास्ट में वो किसके कारण आएगा, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो बढ़ जाते हैं जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं सेमी कंडक्टर में, इसलिए क्या होगा बेटा, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास मिल एक तरह से स्टार वाला पॉइंट है कि मेटल्स में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी है या यू कैन से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसे ही बेटा सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टिविटी है या यू कैन से रेजिस्टेंस, दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। ओके बेटा, तो ठीक है। अच्छा, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस के लिए कि रेजिस्टेंस वेरी करता था ना विद टाइम विद टेम्परेचर, बाय दिस फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। ऐसे बेटा हमारा सेम फॉर्मूला आता है रेजिस्टिविटी के लिए, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो बेटा जैसे आपने वहाँ पे डिफाइन किया था अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, वही सेम नाम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वहाँ पे क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ठीक है, यहाँ से भी आप अल्फ़ा निकाल सकते हो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो यहाँ से आपके पास में अल्फ़ा आएगा, अगर आप निकालना चाहोगे, अल्फ़ा विल बी रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट एंड टी। फिर आप बेटा इसको भी लिख सकते हो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था कि अल्फ़ा विल बी रो टू माइनस रो वन डिवाइडेड बाई रो वन, एंड here you can write T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, तो अगर आपको रो टू दे रखा है, रो वन दे रखा है, रो टू क्या है, रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर T2, रो वन क्या है, रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर T1। तो बेटा अब हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ्स ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के केस में जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ कुछ ऐसा आता है, मतलब जैसे जैसे आप रो को बढ़ाओगे, मतलब सॉरी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स। तो बेटा सेमी कंडक्टर्स में जो हमारा ग्राफ आता है, आप ऊपर से लिए हल्का सा, सेमी कंडक्टर में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी डिक्रीज।
तो टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ में जो बेटा रेजिस्टिविटी है दैट विल डिक्रीज। तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब जीरो कभी नहीं होगी, या कैन से जीरो रेजिस्टिविटी कहाँ पे होगी, बिल्कुल बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, कहाँ पे, इन्फानाइट पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, अब एक बेटा बीच में रह गया आपका केस एलॉय। एलॉय एलॉय के केस में जो ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी का टाइम का, वो कैसे आता है। अब देखो एलॉय क्या होते हैं, एक तरह के मेटल ही होते हैं, ठीक है ना। मेटल में ही जब दूसरे मटेरियल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो एलॉय। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ कुछ ऐसे आता है, समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे एकदम से नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, हल्का सा इंक्रीज होता है विद द टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है वो हल्की सी इंक्रीज होती है, एकदम से ऐसे शार्प इंक्रीज नहीं होती। तो ठीक है बेटा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एलॉय। अब एक ग्राफ बनाएंगे हम इंसुलेटर का, इंसुलेटर्स। तो बेटा सेम कहानी होती है इंसुलेटर्स के भी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। तो सेम ग्राफ आपका बन जाएगा इंसुलेटर्स का। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो बेटा हमारे पास में डिवाइसेज मेन रूप से दो तरह की होती हैं, एक वो डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और एक बेटा वो डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो बेटा इसी ओम्स लॉ की वैलिडिटी के आधार पे हमने डिवाइसेज को दो तरह से डिवाइड कर रखा है। एक तो वो डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रही हैं, यानी कि ओमिक डिवाइसेज। एक बेटा वो डिवाइसेज जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं, दैट इज़ नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ठीक है, अब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो आप क्या बोल दोगे कि वो डिवाइसेस जिनमें ओम्स लॉ लग सकता है, और नॉन ओमिक जिनमें ओम्स लॉ नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात और होती है यहाँ पे, ओमिक डिवाइसेस में जो V/I होता है हमारा, यानी कि रेजिस्टेंस, वो होता है कांस्टेंट। और नॉन ओमिक डिवाइसेस में जो हमारा V/I होता है, यानी कि रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिनमें ओम्स लॉ नहीं लगता है, या जो लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। डायोड्स। बेटा डायोड्स एक ऐसी डिवाइस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए, करंट की एक यूनिट डायरेक्शन बनाने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, दोज डिवाइसेस आर नोन एज डायोड्स। अब आगे डायोड्स को यूज़ कर करके हम और डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे यू कैन से ट्रांजिस्टर्स, यू कैन से वोल्टेज रेगुलेटर, यू कैन से बेटा लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिनमें ओम्स लॉ नहीं लगता है। तो वो बेटा सारी की सारी डिवाइसेस क्या हैं, ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, मतलब वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप ग्राफ बनाओगे डायोड का, डायोड में अगर आप ग्राफ बनाते हो वोल्टेज को करंट का, तो ऐसा ग्राफ आता है बेटा, समथिंग लाइक दिस, विच इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ अगर कोई डिवाइस फॉलो कर रही है तो बेटा वहाँ पे ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ऐसा ग्राफ दिख रहा है या कुछ और ग्राफ दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, तो बेटा ये सब ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब ये डिवाइसेज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब ये डिवाइसेज ओम्स लॉ की लिमिटेशंस में आप लिख सकते हो इनको। ठीक है ना, तो बेटा मेन निचोड़ के इस टॉपिक का आपको कुछ 2 3 4 डिवाइसेस के नाम पता होने चाहिए जो ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, जहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगता है। डायोड्स हो गया, फिर डायोड से ही जो मिलके बनते हैं वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए। ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो वैक्यूम ट्यूब्स। तो बेटा ये सब लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, जहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगता है। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में।